हेलो बेटा, आपको मैंने ये लेसन स्टार्ट करवाया था पिछली वीडियो में। उसमें आपको क्या क्या बताया था कि हमें फसल उगाने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। पहले एक तो सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करना होता है बेटा, जिसको हम जुताई कहते हैं, मिट्टी को पोला करना। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बुआई करना, फिर खाद एवं उर्वरक देना। तो इसी के बारे में हमारी बात चल रही थी। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखो, क्रियाकलाप करते हैं। एक, मूंग अथवा चने के बीज लेकर इन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। नए उगे हुए छोटे छोटे वो छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। अब चने के बीज कैसे अंकुरित करने हैं बेटा, मूंग अथवा चने के बीज। ये साबुत मूंग लेना है, साबुत चना लेना है आपने। इसको रात को भिगो देना आपने। ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतना कि ये इसमें भीग जाए, थोड़ा सा पानी ऊपर आए। फिर इन्हें भिगोकर बेटा अगले दिन क्या करना है, उस पानी को निकाल देना है। जब पानी को निकाल दोगे तो शाम को देखोगे आप इसमें छोटे छोटे वाइट सी कुछ एक आपको पदार्थ नज़र आएगा, जिससे पता चलता है ये अंकुरित हो गए हैं। अंकुरित मतलब फूटना। उनके जो चने के बीज में से निकलेगा एक वाइट पदार्थ, जिसे आप क्या कहोगे कि ये बीज अंकुरित हो गया है। इनमें एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब एक जैसे आकार के आपने 3 चने के दाने ले लेने हैं। 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। एक में खाद डालनी है बेटा, एक में यूरिया डालनी है। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए और बिना कुछ मिलाए अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उसकी वृद्धि को नोट कीजिए। ये दिख रहा है पहले बेटा, हमने अंकुरित करने हैं और फिर ये 3 गिलास लेने हैं, दिख रहे हैं। और 3 गिलास लेने के बाद एक में हमने क्या डाला है, खाद डाला है बीज लेकर, वो जो अंकुरित हुआ है। दूसरे में हमने यूरिया डाली है और तीसरे में हमें कुछ भी नहीं डालना। और 7 से 10 दिन बाद हमने उनको देखना और उनको पानी देते रहना, सुरक्षित स्थान पर रखना है। ये दिख रहा है बेटा आपको ऐसे। अब ये खाद के साथ पौधों की वृद्धि है, ये यूरिया के साथ पौधों की वृद्धि है, और ये क्या है, हमने कुछ भी नहीं डाला तब ये वृद्धि है। तो क्या होता है, खाद और उर्वरक से ज़्यादा वृद्धि होती है। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। ये खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाशियम, NPK, फास्फोरस, पोटाशियम। NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। तो आपको ये याद रखना है बेटा, जो उर्वरक होते हैं ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसलिए आपने देखा जो गिलास B में आपने उगाया था, इसमें हमने यूरिया डाला था, तो इसमें ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो इसमें ज़्यादा पोषक पदार्थ है, इसलिए इसमें ज़्यादा वृद्धि होगी। अब इसका उत्पादन याद रखना है। उर्वरक जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। और उर्वरक के कुछ उदाहरण याद रखने हैं बेटा आपको, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, ठीक है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। लेकिन जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है बेटा, उसमें कमी आ जाती है। उर्वरता मतलब उपजाऊ शक्ति। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है। इससे जल भी क्या होता है बेटा, प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि ये जब रसायन क्या हो जाते हैं, बहकर पानी के साथ नदियों में, समुद्रों में चले जाते हैं। जब बारिश आती है तो खेत में होते हैं ये, खेत में अब बारिश आएगी तो वो पानी बहेगा, वो खेत के पानी के साथ ये भी बह जाते हैं पोषक तत्व, और फिर ये कहाँ जाके मिल जाते हैं, नदियों में, समुद्रों में, जिससे हमारा पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद क्या है, जैसे बेटा आपको बताइए, गोबर खाद होती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं किसके, पौधों के गले सड़े पत्ते, उनसे जो खाद प्राप्त होती है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, जल प्रदूषण को कम करने के लिए। अगर हम ये इसका प्रयोग करेंगे यूरिया का, तो जल प्रदूषण होगा इससे, है ना, और मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। और ये भी याद रखना है बेटा, एक तो जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, और 2 फसल मतलब एक फसल बोई है तो दूसरी फसल के लिए उसको पहले 2-3 महीने के लिए खाली छोड़ देना चाहिए खेत को। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है।
खाद के उपयोग से क्या होता है, मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। अगर हम खाद का उपयोग कर रहे हैं बेटा, जो हम गोबर के क्या बना रहे हैं, गोबर से बना रहे हैं, जंतुओं के गोबर से बना रहे हैं हम, और पौधों के अपशिष्ट पदार्थों से बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है बेटा, एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाना, ये नहीं कि पहले गेहूँ उगाए फिर गेहूँ उगा दें। फसल चक्रण होता है एक के बाद दूसरी फसल उगाना। एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। जैसे आपने देखा बेटा, ज्वार उगाते हैं फिर गेहूँ उगाते हैं ना, पहले गेहूँ उगता है फिर ज्वार उगती है, उसके बाद धान उगता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वो पूरी होती रहती है। किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस पद्धति कौन सी, फसल चक्रण वाली। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं, जो पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते रहते हैं। अब राइजोबियम कहाँ पाया जाता है बेटा, फलीदार पौधों की जड़ों में, मतलब दालों की जड़ों में ये राइजोबियम नामक का जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन को वहाँ पर क्या करता रहता है, स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को बनाए रखता है वहाँ पर। तो ये राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये दालों की जड़ों में पाया जाता है। उर्वरक एवं खाद में अंतर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आता है। उर्वरक और खाद में अंतर बताइए। जो अभी मैंने आपको बताया था ये फैक्ट्रियों में बनाई जाते हैं। कौन, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, मतलब नमी प्राप्त नहीं होती है इससे, क्योंकि ये सूखी होती है। और खाद जो होती है वो जैसे गोबर है तो ये गीली होती है, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। और खाद कहाँ बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ये प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसमें कम होते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ये मानव मनुष्य बनाता है, फैक्ट्रियों में बनाता है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। और ये क्या है, ये खेतों में तैयार की जाती है बेटा, प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है और इससे पादप पोषक जो होते हैं उसके वो उर्वरक से कम होते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, ये देखो उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताएं। अब खाद के लाभ क्या होते हैं, देखो खाद के लाभ भी आपको याद रखने हैं बेटा। खाद से कौन कौन से लाभ होते हैं, ये भी पेपर में आपका पूछा जाता है, खाद के लाभ। तो खाद से क्या क्या लाभ होते हैं बेटा, ये आप पढ़ेंगे अब। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है। सरंध्र मतलब उसके बीच में छेद बन जाते हैं तो उसके अंदर से ऑक्सीजन आराम से जा सकती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। एक तो मिट्टी का गठन सुधर जाता है, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु जो फसल को लाभ पहुँचाते हैं, जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं, तो वो उनको हम मित्र जीवाणु बोलते हैं। अब खाद के देखो बेटा कितने सारे लाभ है। मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, गैस विनिमय सरलता से होता है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब सिंचाई क्या होती है बेटा, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, तो सबको पता है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे के बढ़ने के लिए भी किसका महत्व है बेटा, जल का विशेष। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। आप जल कहाँ से लेते हैं, वो जड़ से लेते हैं, और जड़ कहाँ से लेती है, मिट्टी नीचे भूमि से लेती है वो, जिसके साथ खनिजों तथा उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अगर पानी नहीं होगा तो बेटा बीजों का अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था अंकुरित करने के लिए उन्हें पानी में भिगोना पड़ता है। पौधे कैसे लेते हैं पानी, नीचे से लेते हैं, जड़ों की सहायता से लेते हैं। और कहाँ से लेते हैं, मिट्टी में। मिट्टी में जो नीचे पानी है, कहाँ पानी है बेटा, भूमि में, हमारे भूमिगत स्तर पानी है, वहाँ से वो लेते हैं, क्योंकि जड़ें क्या हो जाती है, नीचे मिट्टी में फैल जाती हैं, ज़मीन में फैल जाती हैं।
अब पौधों में याद रखना लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, मतलब पानी अगर नहीं होगा तो शुष्क होएगा, तो उसमें नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। पाले मतलब जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, और गर्म हवा से, गर्म हवा मतलब गर्म लू चलती है, जैसे मई जून में बहुत गर्म लू चलती है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है, इसलिए हम नियमित रूप से जल भी देते हैं बेटा। और ये नहीं कभी भी किसी टाइम भी कभी ज़्यादा पानी दे दो कभी कम, ऐसा नहीं होता बेटा। अब तो ये निश्चित अंतराल पर, निश्चित अंतराल मतलब समय हमने निश्चित कर लेना है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। तो सिंचाई का समय जो अलग अलग फसल होती है बेटा, अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, कहीं पे चिकनी मिट्टी होती है, कहीं पे भुरभुरी मिट्टी होती है, तो सब मिट्टी के लिए भी अलग अलग पानी चाहिए होता है। और ऋतु मौसम भी देखा जाएगा बेटा, अगर बारिश हो रही है तो उस टाइम तो पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, तो पानी देना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें अलग अलग समय देखना होता है बेटा, और सही समय देखना होता है। जब हम ऐसे पानी देते हैं खेतों में तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। जब गर्मी होगी तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? हाँ, क्योंकि जल तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ होती है बेटा गर्मी में, तो वो पानी जो होता है वो नीचे से लेते हैं और ऊपर से वो उड़ता रहता है ना। सिंचाई के स्रोत, अब सिंचाई के क्या क्या स्रोत है ये भी आपको याद रखने हैं बेटा। कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर, ये सारे क्या है? सिंचाई के स्रोत हैं। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से हैं? कुएं, झील, नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। ये पारंपरिक है, पुराने बेटा। देखो ये कुआं दिख रहा है आपको, कुएं, झील और नहरों में जल को निकालकर और खेतों तक पहुंचाने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। और भी पारंपरिक तरीके हैं बेटा, और पुराने तरीके देखो, मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र, ये आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये है चेन पंप, दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ऐसे पानी आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं चेन पंप। और ये है ढेकली, ऐसे ये कुएं के ऊपर लगा दी और ऐसे पानी खींच के नीचे जाता रहेगा, ये ढेकली है बेटा, कुएं के ऊपर लगा रखी है ये। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका क्या नाम है बेटा? पहले वाला ये है मोट, ये देखो मोट, ऐसे खेत से पानी निकाल के किसी बर्तन से और फिर उसको खेतों में दे रहा है, ऐसे ये मोट होता है बेटा। और ये बीच में यहाँ पर ये दिख रहा है ऐसे पानी जा रहा है, ये चैन पंप हो रहा है। और ये खेत से पानी निकाल के ऊपर से कुछ लगा दिया गया, उससे पानी दे रहा है, तो ये है हमारा ढेकली, ऐसे टेढ़ी तिरछी करके लगा दिया बेटा, उससे पानी जा रहा है, ढेकली हो गई ये। और ये चौथे वाला रहट, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसमें बैल की ज़रूरत पड़ रही है, इसको कह रहे हैं रहट। क्या है इसको, इसका क्या नाम दिया? रहट दिया है। तो आपको पिक्चरों को ध्यान से देखना है, पेपर में देके इनका नाम पूछ सकते हैं, आपने याद रखनी है कौन कौन सी पारंपरिक विधियां हैं। मोट है, चैन पंप है, ढेकली है, और ये हमारी है रहट। रहट में बैल का प्रयोग किया जा रहा है, मोट में आदमी का प्रयोग हो रहा है बेटा, चैन पंप में यहाँ पे देख रहे हो ये पाइप से का प्रयोग हो रहा है ये, और यहाँ पर ये हमारा कुएं में, कुएं के ऊपर डंडी का प्रयोग हो रहा है ढेकली में। अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ देखो बेटा, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता मतलब बुद्धिमत्ता से और कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये पेपर में पूछा जाएगा बेटा, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में लिखिए। तो छिड़काव तंत्र, अब छिड़काव तंत्र क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, मतलब जो भूमि समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है बेटा, उसके लिए हम इसका करते हैं। यहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उधर पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये दिख रहा है बेटा, ये घूमने वाला नोजल लगा हुआ है।
यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। अब ये देखो, ये पाइप जो है ये जुड़ा हुआ है भूमि के नीचे वाले पाइप से। ये पाइप दिख रहा है पानी वाला, और ये भूमि का पाइप दिख रहा है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसकी सहायता से ये पानी बेटा ऐसे यहाँ से निकल जाता है। जैसे आजकल घरों में देखा होगा आपने पानी का कनेक्शन, तो वैसे ही है ये यहाँ कुएं से जुड़ा हुआ है, और हमारा किससे, आगे से सप्लाई से, जहाँ से पानी आता है वहाँ से पाइप से जुड़ा होता है, मेन सप्लाई से, है ना बेटा। बिल्कुल वैसे ही है, ये मोटर की तरह ही दिख रहा है। इससे पानी घूमता है और हमारे ऊपर टंकियों में चला जाता है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो कौन कौन सी फसल के लिए उपयोगी है बेटा? लॉन, कॉफ़ी की खेती और कई अन्य फसलों के लिए। तो ये याद रखना आपको, छिड़काव का कहाँ कहाँ, लॉन और कॉफ़ी की खेती के लिए। और इसमें क्या लगे होते हैं? ऐसे नोजल लगे होते हैं घूमने वाले, और ये निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, और पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए जल से बाहर निकलता है। घर की मोटर से, याद रखना बेटा, ऐसा ही है ये। ड्रिप तंत्र क्या होता है? आप देखो, ड्रिप तंत्र में क्या करना है, हमने दो विधियाँ याद रखनी है आपको, एक छिड़काव तंत्र है और एक ड्रिप तंत्र है। ये है बेटा सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। नाम याद रखने हैं, छोटा भी क्वेश्चन बन सकता है। सिंचाई की आधुनिक विधियों के नाम बताइए, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। तो ड्रिप तंत्र द्वारा हम किस में पानी देते हैं बेटा? फलदार पौधों जिसमें पौधे लगे हों, बगीचे हो, और वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका, यानी कि पार्कों में, है ना। और हम अपने घर में भी जो थोड़ी सी पार्किंग कर लेते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा बगीचा बना लेते हैं, उसमें भी किसके द्वारा पानी देना अच्छा है? ड्रिप तंत्र के द्वारा। बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थ मतलब खराब नहीं होता, वेस्ट नहीं होता है बेटा। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जहाँ पे जल कम होता है बेटा, वहाँ पर ड्रिप तंत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, ये दिखा रखा है ड्रिप तंत्र, इसमें एक एक बूंद करके पानी गिरता है। अब नेक्स्ट है आपका खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार होते क्या हैं बेटा, ये आपको याद रखने हैं। खरपतवार वो होते हैं, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये आपका पेपर में पूछा जाएगा बेटा, खरपतवार किसे कहते हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, मतलब हम नहीं उगाते उनको, वो अपने आप उग जाते हैं, तो उसे हम अवांछित पौधे कहते हैं। अब उनको फिर नाम देते हैं हम खरपतवार। अब खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ये भी आता है बेटा, निराई किसे कहते हैं? खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब निराई आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं, ये जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा लेकर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि ये जो पौधे होते हैं बेटा, ये हमारे लिए लाभदायक नहीं, लेकिन ये मिट्टी से सब कुछ ले लेते हैं, जल भी ले लेते हैं, पोषक तत्व भी ले लेते हैं। तो जो हमारी फसल होती है उसकी वृद्धि पर ये प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं मिट्टी में। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, और कटाई के समय भी ये बाधा डालते हैं। मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? जहरीले भी हो सकते हैं बेटा। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। खेत जब हम जोतते हैं तो उससे भी खरपतवार को हटाने उखाड़ने में सहायता मिलती है। क्या होता है बेटा, देखते हो आप, जब हम फसल नहीं उगाते तो कुछ अवांछनीय पौधे अपने आप खेत में उग जाते हैं, तो उनको हटाते हैं कैसे? हल चलाकर। फसल उगाने से पहले जोतते हैं जब हम, तो ये अवांछनीय पौधे हट जाते हैं। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण एवं बीजन से पहले का, बीज बनने से पहले का होता है। जब तक उसमें फूल लगे और बीज बने, इससे पहले हमें खरपतवार हटा देने चाहिए। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। इनको हम हाथ से भी उखाड़ सकते हैं बेटा, और देखो खेत जोत कर भी उखाड़ सकते हैं। ये तो है फसल उगाने से पहले के, ट्रैक्टर के द्वारा उखाड़ सकते हैं, फिर हाथों से भी उखाड़ सकते हैं, और काट कर भी उखाड़ सकते हैं बेटा, खुरपी से काटते हैं। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। तो काटते किसे हैं? खुरपी या हैरो की सहायता से।
रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, रसायनों के उपयोग से देखो हाथों से उखाड़ कर कितनी सारी चीज़ें बन गई बेटा। हमने खरपतवार को कैसे कैसे हटाया, देखो बेटा, हाथ से जड़ सहित उखाड़ के और भूमि के निकट से काट कर समय समय पर, है ना। और ये किसकी सहायता से किया जाता है, खुरपी और रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को हटा दिया जाता है। और कभी कभी फसल उगाने से पहले हम हल या ट्रैक्टर की सहायता से भी खरपतवार को हटा सकते हैं। अब रसायनों के उपयोग से जो खरपतवार नियंत्रण किया जाता है उन्हें खरपतवारनाशी कैसे है। अब खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल याद रखने हैं 2,4-D। क्या नाम है इनके बेटा, 2 और 4D, ठीक है। ये दो नाम हैं आपके, 2 और 4D। क्या है ये, खरपतवारनाशी है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ये फुहारे की सहायता से, स्प्रेयर देखा है बेटा, जो पानी छिड़कने का होता है, उससे हम इसको खरपतवारनाशी को खेत में छिड़काव कर देते हैं इसका, ताकि सारे पौधों पर चली जाए। ये दिखा रखा खरपतवारनाशी का छिड़काव हो रहा है बेटा, यहाँ से देखो स्प्रेयर की सहायता से। ये है स्प्रेयर, इसमें छेद की सहायता से ऐसे पानी आएगा, सभी पौधों पे चला जाएगा। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ बेटा, पड़ता तो है ही थोड़ा बहुत, इसलिए मुंह बांध के ही करना चाहिए। जैसे अब ये देखो, इस आदमी ने भी मुंह बांधा होगा, दिख रहा है ना आपको, नहीं तो इसको नुकसान करेगा ये। जैसा पहले बताया गया, खरपतवार की वृद्धि के लिए समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। तो बीज बनने से पहले, या पुष्पण मतलब पुष्प आने, फूल आने से पहले खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुँह अथवा नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। ये आपको बताइए ना बेटा, अभी दिखाया पिक्चर में। अब कटाई क्या होती है, फसल की कटाई भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। अब फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। ये इसकी सहायता से काटते हैं बेटा, इसको हम दराती कहते हैं। देखी होगी आपने, आपके घर पे भी होगी, या खेत में जब जाते हैं तो दादा दादी के पास देखी होगी आपने। जब गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाओ तो अब की बार अवश्य देख के आना बेटा, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो एक फसल को पकने में कितना समय लगता है बेटा, 3 से 4 महीने का। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। अब फसल कटाई के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं बेटा, काटी गई फसल से बीजों को या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कंबाइन मशीन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बेटा, थ्रेशिंग कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। अब फसल काटने के लिए हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसे हार्वेस्टर कहते हैं, और थ्रेशिंग होती है बेटा काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना, ठीक है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, जिसे हम विनोइंग कहते हैं, अलग कर लेते हैं। ये छोटे जो किसान होते हैं, मतलब जिनकी थोड़ी सी फसल होती है बेटा, ये क्या करते हैं, विनोइंग मतलब ऐसे फटक कर। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा जो घर में अनाज लाते हैं उसको पंखे के आगे ऐसे खड़े हो जाते हैं और उसमें से क्या होता है, भूसा अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। तो ये तो है छोटे किसानों की बात। अब जो बड़े, ये आपको याद रखना है, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, विनोइंग जिसे कहते हैं, उससे अलग कर लेते हैं। विनोइंग फटकने वाली मशीन, ये दिख रहा है बेटा, ऐसे आप पंखा लगाकर जब भी कर सकते हो, कुर्सी पर खड़े होकर। कटाई पर तो आपको पता ही है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो बेटा। भंडारण, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब भंडारण भी करना जरूरी है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। तो किससे सुरक्षित रखना होगा बेटा, नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना हो। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अगर हम फसल को सुखाएंगे नहीं बेटा और ऐसे ही भंडारण कर देंगे तो वो क्या होगा, उसके बीज खा लिए जाएंगे। किसके द्वारा, चूहों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, कीटों के द्वारा। नमी से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप कोई गीली चीज़ रखोगे बेटा तो वो जल्दी ख़राब होती है ना, इसलिए हमें एक तो फसल को सुखाना चाहिए सबसे पहले।
काटने के बाद। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। नमी खत्म हो जाएगी तो किस किस से सुरक्षा हो जाएगी बेटा? पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा की जा सकती है नमी को ख़त्म करके। नमी कैसे ख़त्म की जा सकती है? धूप में सुखाकर। ठीक है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। और इसे किस में रखते हैं किसान? जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्र में फसल का भंडारण करते हैं। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिसको बेटा मैंने गोदाम बताया आपको, है ना। साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते हुए देखा होगा। बेटा देखा होगा आपने भी, नीम की सूखी पत्तियाँ रखते हैं, माचिस की तीलियाँ रखते हैं और गोली भी रखते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम किस लिए रखते हैं? अपने गेहूँ को बचाने के लिए। ये है अनाज भंडारण हेतु साइलो। ये क्या है बेटा? साइलो दिखा रखा है, अनाज भंडारण हेतु साइलो। भंडारण गृहों में बोरों में अनाज का, ये देखो बोरी, ऐसे बोरी देखी होगी ना आपने गोदाम में, बोरियों में भर देते हैं और फिर उनको ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे, ऐसे लाइनों में। पेड़ को जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियाँ इसलिए यूज करते हैं जैसे चूहे और कीटों से सुरक्षित रहे। नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को, पेड़ को एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। तो बड़े भंडार गृहों में हम नीम की सूखी पत्तियाँ तो घरों में रखते हैं बेटा, और बड़े भंडार गृहों में क्या रखते हैं? अनाज को, पेड़ को एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार करते हैं, मतलब दवाइयाँ डालते हैं। अब जंतुओं से भोजन, निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। अब जैसे दूध है बेटा, किस किस से प्राप्त होता है, तो आप ऐसे यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिख सकते हो कि किससे क्या क्या प्राप्त होता है। अब इस तरह आप पूर्ति कर सकते हो बेटा। यहाँ पे कुछ और खाद्य पदार्थ रख सकते हो और फिर वो किस किस से प्राप्त होते हैं वो लिख सकते हो। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मांस हमें किससे मिलता है, ये भी आप लिख सकते हो। मांस किससे मिलता है बेटा? मछली से, है ना। और भी जैसे मुर्गी से, तो ऐसे कई चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। पिछली कक्षाओं में बेटा पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। आपको पता ही है कि पौधों से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है। हमने अभी सीखा फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, ये याद रखना है बेटा। फसल उत्पादन के विभिन्न चरण जो आपको ऊपर बताए थे मैंने, बीजों का चयन, बुआई। इसी प्रकार घरों में फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो पशु को किस लिए अपने फ़ायदे के लिए, जैसे हम पशुओं को पालते हैं, जैसे दूध बेचने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? पशुपालन कहते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे। बाय बेटा।